Hello everyone, welcome to EduTap. This is a success story session, and today we have with us Mr. Rohit Kukreja. Welcome, sir, and many congratulations to you for qualifying JAB. थैंक यू मैडम। तो रोहित जी जो हैं फेडरल बैंक में एज कस्टमर सर्विस एसोसिएट अभी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है फेडरल बैंक को, एंड ही हैज़ क्वालिफाइड जैब इन हिज लास्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है कि फाइनली इतने टाइम की रिलीव। मेहनत के बाद आपने आई ये फील चीज़ आई क्वालिफाई? आई फील रिलीव्ड। यस, अच्छा भी लग रहा है बहुत। ओके। पहले अटेम्प्ट में मेरा आईएएफएस क्लियर हुआ था, तब उसके बाद मेरे दो अटेम्प्ट्स में बिल्कुल पास नहीं हो रहा था, और चीज़ें फिर ऐसे हो गया था कि होगा ही नहीं कभी। देन मैंने एड्यूटैप का वो लिया था सेशन आपका, जो लास्ट 3 मंथ्स मेरे लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन करी थी। आई थिंक टारगेट बेच था या कुछ था, जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी। अच्छा था, ओके। और तो उससे क्लियर हो गया। वी आर ग्लैड वी कुड हेल्प यू सर। यस, तो आपने ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो आपको कितना टाइम हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री में? ये 8वां साल है मेरा, 8th ईयर। यस, 8 साल हो गए। ओके। और आपने जॉब के लिए अपीयर करने के लिए कब सोचा, मतलब आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? तो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था। ओके, 2 इयर्स अगो। या ईयर। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे या जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे तो आपके मतलब मोटिवेशन क्या थी एग्जैक्टली कि क्यों आपको लगा कि यार ये क्लियर करते हैं? प्रमोशन के लिए हेल्प करता है एक तो मेरे सीनियर्स ने मुझको बोला था कि भाई जेआई भी तो क्लियर कर लो, फिर सीआई भी देखना। तो ये दोनों से इंक्रीमेंट भी लगता है आपकी सैलरी में। तो बस वही था। और एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि भाई जेआई भी क्लियर कर लोगे तो रिटायरमेंट तक एक घर की ईएमआई तुम्हारी निकल जाएगी। ऐसे तो इट मतलब वाज द मॉनेटरी इंसेंटिव मोटिवेशन। वाज द मोटिवेशन। या ग्रेट ग्रेट। तो आपको जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है कि पिछले अटेम्प्ट्स में जो नहीं क्लियर हुआ और इस अटेम्प्ट में हो गया, क्या बेसिक डिफरेंस था या क्या आपने अपनी प्रेपरेशन में चेंजेस लाए कि इस बार आप क्वालिफाई कर पाए एंड दैट टू विद वेरी गुड मार्क्स? पिच पहले मैं जब ट्राई कर रहा था तो बहुत ही कैजुअल था, और दूसरा मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा था। जो यूनिट वाइज टेस्ट्स हैं आप जो प्रोवाइड कराते हो एडिटेप में, वो मैं चैप्टर वाइज पढ़ रहा था चैप्टर, उसके बाद मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा था। तो उसमें 3 आई थिंक होते हैं, 3 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो किसी टेस्ट को। तो इस बार मैंने सोचा था, क्योंकि फिफ्थ अटेम्प्ट था, मेरे को करना था कैसे भी, एक ही एग्जाम क्लियर हुआ था, बाकी 3 करने थे। तो ऐसे सोचा था कि मैं फिर इस बार कोई चांस नहीं छोड़ना है। तो तीनों अटेम्प्ट मैंने दिए थे हर टेस्ट के, और इम्प्रूव किया था स्कोर को ग्रेजुअली। और लास्ट में मॉक्स भी दिए थे, तो हेल्प कर गया थोड़ा। तो मतलब अगर आपको बताना हो कि जो चेंजिंग एक पैटर्न था, चेंज्ड स्ट्रैटेजी थी, वो यही थी कि आपने इस बार प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी? हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं होगा क्लियर। बहुत टफ आ रहा है पेपर अब। सीएफए लेवल का सीएआई भी कर दिया मैंने, अभी मॉक लगाया था उसका कुछ टाइम पहले। तो हम्म। सीएफए लेवल का आप सीएआई भी कर दोगे, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है मेरे ख्याल से जेआईबी में कुछ टाइम में। तो जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। तो प्रैक्टिस करो और निकाल दो। और क्या है, बस यही है। तो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से ही है? नहीं, मैं बीटेक हूँ, कंप्यूटर साइंस से। ओके। और मैंने अपने डोमेन में भी काम किया हुआ है इससे पहले, बैंक ज्वाइन करने से पहले। लेकिन मेरे को बिल्कुल अकाउंट्स की नॉलेज नहीं थी। मेरे को तो ये समझिए बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती थी, और लेजर बनाना नहीं आता था। जब बैंक ज्वाइन करी थी एकदम कुछ आता ही नहीं था, तभी 8 साल भी लग गए हैं, अभी इस साल मेरा प्रमोशन भी है। तो देखिए शायद आगे क्या रहता है। हाँ। गुड लक टू यू फॉर दैट सर। एंड जैसे कि आपने बताया कि अकाउंट से क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है जो आपकी जी। एजुकेशन वाला है, तो आई एम श्योर कि जैब के कुछ सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन अ लिटिल एक्स्ट्रा टफ फॉर यू, जैसे कि जनरली जो मैंने नोटिस किया है कि एएफएम पीपल फाइंड इट टफ इट्स जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता। तो वेरी आपने डिफिकल्ट। उस चीज से कैसे डील किया? तो वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करना है। मैं पहले न्यूमेरिकल्स छोड़ देता था, सोचता था फॉरेक्स से 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। या आपके इस बार जो मेरा एग्जाम था इसमें
डेप्रिसिएशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे मेरे सेट में। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब लिटरली इतने क्वेश्चंस थे कि मेरे को लग रहा था आधा पेपर ही डेप्रिसिएशन से था। तो वो मैंने कभी नहीं किए थे पहले। अब मैं इस बार भी छोड़ के जाने वाला था, मैंने कहा छोड़ो, लेकिन फिर छोड़ा नहीं तो अच्छा हुआ पास हो गया पेपर। ओके। तो आपने जो प्रेपरेशन करी, कब से आपने ये फिफ्थ जो अटेम्प्ट है उसके लिए आपने एग्जैक्ट प्रेपरेशन कब से स्टार्ट करी? मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एग्जैक्टली 3 या 3.5 महीने पहले एग्जाम से। ओके। और तभी मैंने ये एड्यूटेप का वो भी लिया था, उसी से ही मैंने पूरा, क्योंकि बुक्स तो मैंने ली नहीं हुई हैं आईआईबीएफ की। और क्यों समझ में ही नहीं आता, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, पढ़ने का ही नहीं मन करता है। टाइम ही आपके पास 1 घंटा है आके पढ़ने का, तो क्या क्या पढ़ लोगे। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो आपका मैं एवरीडे 2 चैप्टर करता था, और उनके वो लगाता था मॉक्स, जो उसमें दिए हुए हैं चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज, वो करता था। उसके बाद मैंने 15-20 डेज, 30 डेज, आफ्टर 30 आई थिंक 1 मंथ के बाद मैंने मॉक लगाने शुरू कर दिए थे, थोड़े थोड़े। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपने मॉक्स को दिए? नहीं, मैं साथ के साथ ही सारी प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब जैसे वीकली एक मॉक लगा लिया, ओके। 2 वीक्स में एक लगा लिया, तो ऐसे बीच बीच में जैसे टाइम मिला, अभी जैसे बिल्कुल फ्री बैठे हैं तो मॉक लग जाएगा, नहीं तो नहीं लग हम्म। पाएगा। तो ऐसे था। टाइम के हिसाब से 15-20 मिनट की आपकी क्लास रहती थी, पीपीटी भी आप देते थे, तो रिवीजन कर लेता था कभी बीच में बैंक में ही बैठकर, तो हो जाता था। तो कौन से एग्जैक्ट सोर्सेज आपने रेफर किए? मतलब आई वुड लाइक टू नो इवन फ्रॉम द बिगिनिंग, और बिगिनिंग से ज़्यादा ये जो लास्ट अटेम्प्ट था इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए, अगर आपको किसी को टाइमलाइन बतानी हो कि वो अपनी मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एंड जो स्टार्ट करा था मैडम, वो किया था जब मैंने शुरू किया था, पहला एग्जाम दिया था, तो मेरे को लगता था बहुत आसान है ये जेआईबी। तो मैं आई यूज टू जस्ट लाइक वॉच आउट ऑल द मॉक सीरीज जो चलती है ना एग्जाम से पहले, 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर, कि भाई एग्जाम, तो उससे मेरा आईआईएफएस पता नहीं कैसे तुक्के में क्लियर हो गया। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, लेकिन ये तो मेरे को पता था ये तीनों तो मैं पास करके आऊंगा, क्यों मैं तैयारी करके गया था, तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं था इसमें। तो ये था। और फिर उसके बाद मैंने अपना ये वाले में तो पूरा एड्यूटैप का ही मैंने किया था, उससे पहले बीच में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत एग्जाम देने जा रहे हैं। एक बीच में अटेम्प्ट मेरा मिस भी हो गया था। तो ये वाला जो था, ये 3 महीने मैंने डिलीजेंटली पढ़ाई करी थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है इसमें, वो हो जाता है फिर। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप बैंक में हैं, है ना, तो एंड आई एम जी। श्योर कि एक तो बैंक का प्रेशर, वो प्रोफेशनल हाँ जो लाइफ है, साथ ही साथ जो फैमिली हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करना है। जी जी। तो इन दोनों के बीच में आपने पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाला, एंड क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस आए इस जर्नी में आपको? नहीं, मेरी तो फैमिली बड़ी सपोर्टिंग है मैडम, तो वो तो मेरे को बोल के उन्होंने बोला कि भाई पढ़ाई कर लो तो हो जाएगा, तो प्रमोशन हो जाएगा, और क्या। उसके अलावा ये रहता है कि मेरी तो प्राइवेट बैंक है, तो उसमें आपको टाइम भी देना है, सब कुछ करना है, आप थक नहीं सकते, सब कुछ करना है आंखें खुली रखनी है। और बाकी तो अपना बस सपोर्ट है, और क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था बीच बीच में, हो जाता था। तो मतलब कन्विक्शन एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग, यस दैट यस। इज हाँ, व्हाट यू फॉलोड एंड इट हेल्प यू थ्रू। कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा आपको। डे मिस नहीं करना है, 15 मिनट ही सही पढ़ लो। अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो अगला दिन फिर मिस होना है, तो वो फिर हफ्ता गया, फिर उसके बाद 15 दिन गए, फिर ऐसा लगता है कि चलो एग्जाम के पहले ही पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, क्या ही होगा। तो वो नहीं होगा पास, फिर पास नहीं होगा। जेआई भी उतना आसान रहा नहीं पहले जितना था, अब वो आगे जाके तो और टफ करेंगे ये लोग, मुझे लगता है। आपको कभी प्रेपरेशन के टाइम पे ऐसा लगा कि, क्योंकि एक होता है ना जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड दे रहे होते हैं अटेम्प्ट किसी चीज का, तो हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन जब एक दो बार उस चीज में एक सेटबैक आ जाता है तो इंसान थोड़ा सा पहले ही थोड़ा प्रिजुडिस मतलब फॉर्म यस। कर लेता है। तो आपको ऐसा लगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक या स्ट्रेसफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे इस बार फिर से गड़बड़ होने के चांसेस हैं? हाँ, एएफएम में था मैडम पूरा का पूरा। एएफएम। एएफएम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और मैंने उसकी इसीलिए पहले से ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी।
पहले मैंने एएफएम ही करा था अपना, मैंने कहा पहले जितना टाइम दे सकूं इसको ही दे देता हूँ, क्योंकि वो, अब आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस्ड होते हो, तो वो आप फोकस नहीं कर पाओगे उस तरीके से। तो इसीलिए 3 महीने पहले मैंने पहले एएफएम ही खत्म किया था। आरवीडब्ल्यूएम रिलेटिवली इजी है, वो मैं कहूँगा नहीं कि इजी है, क्योंकि वो अब उसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना पड़ेगा, गलत टिक कर सकते हो आप, उसके अंदर सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई भी आंसर सही है, लेकिन वो होते नहीं है। तो उसमें भी ठीक ही रहता है। और दूसरा, पीपीबी, इस वजह से मेरा एएफएम के चक्कर में नंबर मेरे कम रह गए। पीपीबी भी बहुत टफ आता है, इतना ज्यादा एग्जाम इस बार टफ आया था पीपीबी का, मतलब लग नहीं रहा था, आपको लगेगा कि आपके आ जाएंगे 60-62 नंबर एग्जाम खत्म करने के बाद, लेकिन आप अगर वहां अगर आप नहीं कर रहे हो कि भाई 60 नंबर 65 नंबर तक के लिए, तो 50 नंबर नहीं आएंगे। अगर आप 50 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हो तो फेल हो जाओगे। हम्म। हाँ, तो एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी करनी है, पूरी चैप्टर नहीं होनी छोड़, चाहिए। हाँ चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई चैप्टर छोड़ दिया और उसमें से, क्योंकि पिछली बार से एएफएम में मेरे को नहीं लगता डेप्रिसिएशन के इतने सवाल किसी एग्जाम में आए होंगे, इन्होंने इस बार दे दिए। अब आप होप करके जाओगे कि 5 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, 15 नंबर के सवाल दे देंगे, तो फिर तो आप फेल हो जाओगे। तो सारे ही करके जाने हैं चैप्टर, कुछ भी सरप्राइज कर दे रहे हैं ये लोग तो। ठीक है। तो हाँ, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट को लेके आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज आपने बहुत कंसिस्टेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड टाइम आपका डेफिनेटली उस चीज़ में डेडिकेट हुआ है, चाहे रिजल्ट जो भी रहा हो। तो टाइम आपने कैसे मैनेज किया, या क्या आपके दिमाग में रहता था कि यार ये इस तरह से मैं 1 घंटे या 2 घंटे दिन के डेली दूंगा या इस टाइम पे दूंगा? बहुत कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था मैडम कि मैं एक ही टाइम पे बैठ पाऊँ। कभी तो मैं रात को भी बैठ जाता था, कि जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो वो सोता था तो उसके बाद ही पढ़ाई कर पाएंगे, या फिर कभी जैसे वो चला गया घूमने कहीं करने कहीं, तो उस समय पढ़ लिया, तो वो कुछ भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी उसमें। लेकिन ये है कि दिन में आधा पौना घंटा 1 घंटा देना है, कैसे भी दीजिए, किसी भी समय दीजिए। अब नहीं हो सकता है कि आप एवरीडे 6 बजे बैठ के पढ़ लो, वो बहुत मुश्किल होता है। कभी आप आओगे ही नहीं ऑफिस से 6 बजे, तो फिर आप कैसे बैठोगे? या आप रात को बैठोगे तो आपको सुबह जल्दी उठना है, तो वो सब चीजें, सब कुछ, कभी सुबह बैठ जाओ, या तो मैं तो ये कोशिश करता था कि सुबह जल्दी उठ जाओ 8 बजे, तो 8 से 10 अपना पढ़ लो और ऑफिस चले जाओ। यही रहता था, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, मतलब कुछ ऐसा वो रूटीन नहीं था इसमें। नहीं था, बट आप हाँ, जनरली मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम तो डाल ही देते थे, चाहे वो टाइमिंग्स कुछ भी ऊपर नीचे हो। तो एवरीडे अगेन देना है वो तो। कंसिस्टेंसी, राइट? हाँ, एवरीडे देना है। Okay, so now that we are close to the end of the session, any advice or anything that you would like to say to people who are appearing for JAB, या फिर जो अपना शायद लास्ट अटेम्प्ट अगला देने वाले हैं, जो कि मोटिवेशन हाँ, चाहते हैं थोड़ी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? पहले अटेम्प्ट में क्लियर करिए, कोशिश करिए कि यही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, पहला हो। और 5वें अटेम्प्ट के लिए मत छोड़िए कि मैं एक एग्जाम अभी दूंगा, अगला फिर दूंगा, एक पास कर लूंगा दूसरा, क्योंकि अगर आप पहले में दोगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा कि आप 50 का एवरेज बना सकते हो 45 के ऊपर, तो आपको वहां पे एवरेज मिल जाएगी। तो वो मेरे से गलती हो गई थी, तो मैं कहूँगा कि आप मत करिए। और दूसरा, एवरीडे कंसिस्टेंटली पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए लेकिन टाइम दीजिए, उसके बिना नहीं होगा। और टेस्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप वहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे और गलत कराओगे। सो के जाइए एग्जाम से पहले थोड़ा सा, क्योंकि उससे आपका फोकस बना रहेगा एग्जाम देते हुए, क्योंकि वो टीडियस हो जाता है, यहाँ पे सेंटर भी बहुत अच्छे नहीं देते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे जगह पे आ गए हैं। और खुश मत होइए कि आप फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं होता है इसमें, आप पास करिए, इंक्रीमेंट लीजिए, आगे बढ़िए, और क्या। एब्सोल्युटली। लाइटली नहीं लेना एग्जाम को। तो बिल्कुल। लगता है हल्का सा है कि भाई हम बीटेक करके आ गए हैं, हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। कॉमर्स वालों के लिए इजी होगा, जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है इकोनॉमिक्स उनके लिए भी टफ होगी, आई है एफएस, उनके लिए भी टफ होगा। तो पढ़ के तो जाना ही है आपको, कैसे भी कर लीजिए, पढ़ के जाना है, लाइट मत लीजिए। मैंने ऐसे मैनेजर्स देखे जिनका जेआई भी नहीं हुआ है, और वो अभी तक नहीं कर रहे हैं उसको, आ, आ, कि अरे कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करिए, डील मत दीजिए, बहुत सरल है। 3 घंटे
3 महीने दे दीजिए, बस हो जाएगा आपका, और पूरी जिंदगी की आपको इंक्रीमेंट है बस। और कंटेंट अगर कहीं से देखना हो, कोई अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा हो एंड कंटेंट उनको करना हो, तो आप क्या सोर्सेज रेफर करेंगे? अगर मैं मैं तो सिर्फ दो बस सोर्सेज आपको पूछूं कि आप बताइए, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में, तो कौन से दो सोर्सेज कंटेंट के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे उनके लिए हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन? वो एडिट ऐप ही बहुत है आपके लिए, दो की जरूरत ही नहीं है। एक आप पूरा एक 6 महीने का जो आपका बैच रहता है वो पूरा कर लो, उसमें आपका पेपर पास हो जाना है डेफिनेटली 100%। मैं कर रहा हूँ, मेरे को 5वें अटेम्प्ट में हुआ है ये, तो आप भी कर लोगे, बस थोड़ा सा समय देना है आपको और कुछ भी नहीं है। मैं अपना स्ट्रेटेजी बना लो, और चैप्टर पढ़ो टेस्ट दो, चैप्टर पढ़ो टेस्ट दो, सारे चैप्टर हो जाए मॉक दे दो, हो गया आपका पेपर। कितने 30-30 चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट में, 30 से 45 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में। तो आई थिंक इट विल हार्डली टेक यू 2 या 2.5 months टू क्लियर एवरीथिंग। उसके बाद आप मॉक दीजिए, मॉक देख के जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, वहां पे नंबर भी आ जाएंगे फिर आपके। और कंसेप्चुअली क्लियर रहो बस। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप कोई और मेथड से कोई सवाल सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और उसमें उसका ऑप्शन भी होगा, वो तो आप टिक करके आ जाओगे। कंसेप्चुअली क्लियर रही है। कंसेप्चुअल क्लियरिंग वो वैसे वाले सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये सेक्शन कौन सा है, और वो अपना क्या थे अपने एएफएम में, और ये मैं तो भूल ही गया पेपर देके। बट या आई गॉट दी हाँ, what you're जिस trying to या say. या Yeah. Uh, so, thank you so much, sir. It is absolutely wonderful talking to you and knowing about your experience. And I'm sure ये देखकर बड़े सारे लोगों को motivation आएगी to clear their jab in the first go. And I wish you all the very best, and I want to congratulate you once again. Thank you so much for your time. थैंक यू।